नमस्कार और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस वायरल और व्यंग्यात्मक वीडियो को डिकोड करने जा रहे हैं वो सीधे तौर पर आधुनिक राजनीति की उस चकाचौंध के पीछे छिपे विरोधाभासों पर चोट करता है जिसे हम अक्सर फेक प्रॉमिस या झूठे वादे कहते हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत सामग्री और इसके व्यंग्यकार इन बड़े बड़े राजनीतिक दावों को किस नजरिए से देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही तीखे लेकिन दिलचस्प विचार से होती है। झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। व्यंग्यकारों का जो मुख्य तर्क है ना, वो यही है कि आजकल के जो राजनीतिक दावे हैं उन्होंने शायद सच्चाई की हदों को पार करके बेतुकेपन के दायरे में कदम रख दिया है। और यहीं से ये सवाल उठता है कि दिन रात जो ये फेक प्रॉमिस किए जाते हैं, क्या वाकई कोई उन पर बारीकी से गौर कर रहा है? भाग 1, चुनावी वादों का विरोधाभास। अब जरा इसे देखिए और इस पर थोड़ा सोचते हैं। स्रोत सामग्री इस बात को बहुत ही दिलचस्प तरीके से सामने रखती है। जब चुनावी रैलियां होती हैं तो तेलंगाना, ओडिशा और कर्नाटक तीनों ही राज्यों में जाकर मंच से एकदम स्पष्ट वादा किया गया कि उन्हें देश का नंबर 1 राज्य बनाया जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर हम सिर्फ बेसिक गणित की बात करें तो एक ही समय में 3 अलग-अलग राज्य एक साथ पूर्ण रूप से नंबर 1 कैसे हो सकते हैं? ये जो अजीब सा विरोधाभास है ना, ये मंच से किए जाने वाले इन फेक प्रॉमिस की असलियत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और ये एक और बहुत ही शानदार उदाहरण है कथनी और करनी के अंतर का। इसे ध्यान से समझिएगा। एक तरफ हमारे पास चुनावी रैलियों के उन भाषणों के क्लिप्स हैं जहां बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जैसे विपक्ष सत्ता में आया तो मुसलमानों को संपत्ति दे देगा या मंगलसूत्र छीन लेगा। और फिर एकदम दूसरी तरफ एक इंटरव्यू का वो बयान आता है जहां कहा जाता है, जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन के योग्य नहीं रहूंगा। स्रोत बस हमें ये दिखा रहा है कि कैसे रैली के भाषणों और साक्षात्कारों में सचमुच दिन और रात का अंतर हो सकता है। और यही वो चीज है जो फेक प्रॉमिस के पूरे नैरेटिव को और मजबूत करती है। भाग 2, हर समुदाय के साथ पुराना नाता। व्यंग्यकार इस बात पर भी जमकर चुटकी लेते हैं कि कैसे चुनावी फायदों के लिए हर एक जनसांख्यिकी यानी हर डेमोग्राफिक के साथ एक बहुत ही गहरा व्यक्तिगत रिश्ता गढ़ लिया जाता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश के साथ गहरा नाता है, बलिया के साथ भावुक रिश्ता है, ईसाई समुदाय के साथ एकदम आत्मीय नाता है, बोहरा मुसलमानों के साथ पुराना रिश्ता है, और तो और अगला जन्म बंगाल में लेने तक का दावा किया गया है। अब व्यंग्यकारों के नजरिए से देखें तो ये सब एक कृत्रिम भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश है। एक तरह का फेक प्रॉमिस है जहां बस हर समुदाय को ये एहसास कराया जाता है कि वो सबसे खास हैं। अब इस खास दावे को डिकोड करना तो बनता है। एक जगह ये जिक्र किया गया कि कैसे बचपन में कोलकाता की मेट्रो देखी थी, लेकिन अगर हम सिर्फ बुनियादी तथ्यों और घटनाओं की टाइमलाइन पर नजर डालें तो कहानी कुछ और ही कहती है। देखिए, प्रधानमंत्री का जन्म हुआ 1950 में, राइट? और कोलकाता मेट्रो का संचालन आधिकारिक तौर पर कब शुरू हुआ? 1984 में। उस वक्त उनकी उम्र 34 वर्ष थी। अब 34 साल की उम्र को बचपन कहना ये दावों और वास्तविकता के बीच के गैप का एक बहुत ही रोचक और सच कहें तो मजेदार उदाहरण है। इसे आप फेक प्रॉमिस की प्रवृत्ति का ही एक हिस्सा कह सकते हैं। भाग 3, भूले हुए पुराने वादे। अब जरा उन बड़े बड़े राष्ट्रीय नारों की बात कर लेते हैं जो कभी हर जगह छाए रहते थे। मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज, बुलेट ट्रेन, हर खाते में 15 लाख रुपए, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन। स्रोत सामग्री इशारा करती है कि ये सारे नारे, जिन्हें कभी बहुत बड़े गेम चेंजर के तौर पर पेश किया गया था, वो अब आज के चुनाव पोस्टरों से बिल्कुल गायब हैं, एकदम जैसे किसी ने उन्हें मिटा दिया हो। ये जो गायब होने का सिलसिला है ना, ये फेक प्रॉमिस के पैटर्न का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाला पहलू है। तो यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, जब ये इतने बड़े बड़े पुराने वादे पूरे नहीं होते या यूं कहें कि खामोशी से भुला दिए जाते हैं, तो फिर होता क्या है? व्यंग्यकारों का मानना है कि बस यहीं से असली पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर मशीनरी और ऑप्टिक्स का खेल शुरू होता है, ताकि उन अधूरे फेक प्रॉमिस पर एक चमकदार पर्दा डाला जा सके। भाग 4, राजनीति में पीआर। स्रोत में कुछ ऐसी विशिष्ट घटनाओं का जिक्र है जो दिखाती हैं कि कैमरे का एंगल सही होना कितना ज्यादा मायने रखता है।
टीवी कैमरों के बीच में आने पर अपने ही सुरक्षा कमांडो को डांटना, या फिर जापान में तो फ्रेम से लोगों को लिटरली शारीरिक रूप से हटा देना, और वो मोरों या बत्तखों के साथ सुबह की एक्सरसाइज वाले एकदम सेट और क्यूरेटेड फोटोशूट। यहाँ निष्पक्ष रूप से बस ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या कैमरे की नज़र में परफेक्ट दिखना जमीनी काम से भी ज्यादा अहम हो गया है, क्योंकि यही ऑप्टिक्स तो उन फेक प्रॉमिस की वास्तविकता को ढकने का काम करते हैं। ये जो ऐतिहासिक तुलना स्रोत ने की है वो काफी कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है। 2005 के अक्षरधाम मंदिर के उद्घाटन को देखिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और यहाँ तक कि विपक्षी नेता भी सब एक साथ फ्रेम में हैं। और फिर हाल के उद्घाटनों पर नजर डालिए, जहां पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक अकेले नेता पर है, बाकी सब जैसे फ्रेम से बाहर ही कर दिए गए हैं। ये आधुनिक राजनीति में उस सिंगल लीडर फोकस को बहुत ही स्पष्ट तरीके से दर्शाता है। और बात सिर्फ कार्यक्रमों या इवेंट्स तक ही सीमित नहीं है। व्यंग्यकारों ने एक ऐसी रिपोर्ट का भी हवाला दिया है जो ये बताती है कि कैसे गांधी स्मृति जैसे ऐतिहासिक केंद्र, जो मूल रूप से महात्मा गांधी को समर्पित हैं, वहां भी अब आधुनिक राजनैतिक ब्रांडिंग हावी होती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास को भी आज के इस पीआर मशीनरी के रंग में रंगने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल भी व्यक्तिगत ब्रांडिंग के लिए कैसे हो रहा है, इस पर भी तीखी आलोचना है। सोचिए, ऐतिहासिक सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर खुद के नाम पर रख लेना, और तो और स्टेडियम के दोनों छोरों यानी एंड्स का नाम कॉरपोरेट अरबपतियों के नाम पर कर देना। आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक संपत्तियों का इस्तेमाल जनता के लिए कम और खुद को प्रमोट करने के टूल के रूप में ज्यादा हो रहा है। ये भी उसी फेक प्रॉमिस के आवरण को और बड़ा बनाने की एक कोशिश लगती है। भाग 5, दावे बनाम वास्तविकता। ये जो विरोधाभास व्यंग्यकारों ने सामने रखा है ना, वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। एक तरफ मंच से ये भाषण दिए जाते हैं कि अगर विपक्ष आया तो वो नागरिकों की भैंसे तक चुरा ले जाएगा, एकदम डराने वाली बयानबाजी। लेकिन दूसरी तरफ वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि देश की सबसे बड़ी बीफ निर्यातक कंपनियों से बड़े पैमाने पर राजनीतिक चंदा लिया जा रहा है। ये मवेशी संरक्षण की बड़ी बड़ी बातों और असल वित्तीय लेन देन के बीच के भारी अंतर को उजागर करता है, और ये फेक प्रॉमिस के कॉन्सेप्ट को शायद सबसे मजबूती से साबित करता है। तो आखिर में स्रोत से लिया गया ये एक बहुत ही पावरफुल कोट इस पूरे विश्लेषण को समेट देता है। इसमें कहा गया है, शिवाजी महाराज के 300 साल पुराने किले आज भी मजबूती से खड़े हैं, लेकिन आज की सड़कें 2 साल में ही पानी में बह जाती हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि इस पूरे पीआर, इस शानदार कैमरा वर्क और इन खोखले दावों के शोर के बीच असली विकास की विरासत आखिर है क्या? इन फेक प्रॉमिस की जो भारी कीमत है वो असल में कौन चुका रहा है?